नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मीना आप सभी का माय फ्यूचर एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं श्री गणेश का नाम लेकर, विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर। तो माय फ्यूचर एकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10 को कवर कर रहे हैं। यूनिट 10 कवर करने के पीछे एक ही मकसद है कि इससे अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप सभी को पता है कि यूनिट 10 जो जुड़ी है, पहले यहाँ पर जो आयोग आते थे, आयोग वाली जो यूनिट थी उसे हटाकर इसकी जगह आपकी ये यूनिट 10 मतलब जनजातियों वाली यूनिट 10 को जोड़ दिया गया है। आप सभी को पता है कि पहले आयोग से 8 से 10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब इसी यूनिट से कम नहीं 8 से 12 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूं आप सभी को कि जो पीवाईक्यू हम लोगों ने सोल्व किए थे उसमें पता चल रहा था कि जब ये यूनिट नहीं थी तब भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे थे और लगातार पूछे जा रहे थे। तो अब तो ये यूनिट जुड़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसका वेटेज बढ़ने वाला है। और इस यूनिट को तो भैया रटकर पी लो, क्योंकि एमपी वाले एमपी को तो रटकर पीना ही चाहिए। खास करके ये 10 यूनिट को तो आप रट ही लो। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, यहां से हम पढ़ेंगे आज कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सिलेबस की पहली लाइन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और पॉइंट टू पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। आप सभी को पता है जनजातियों का भौगोलिक विस्तार क्या होता है, कि मतलब जनजातियां कहां कहां पाई जाती है। ये देख लो, अपनी जनजातियां, प्यारी जनजातियां, बहुत ही जो कल्चर भारत का जो बचा हुआ है, बचा कुचा कल्चर अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो जनजातियों में देखने को मिलेगा आप। क्योंकि जनजातियां ही ऐसी समुदाय हैं जो अपने कल्चर को सहज रूप से सहेजे हुए हैं। बाकी तो हम लोग तो विदेशी हो चुके हैं, कपड़े लत्ते से लेके जवान तक इंग्लिश बोलना, वो करना, है ना, और दुनिया भर की चीजें, मतलब कुल मिला के हमने तो विदेशी कल्चर को अपना लिया। लेकिन जनजातियां अभी भी डटी हुई है क्योंकि वो अपने कल्चर को प्रायोरिटी देती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आना भी जरूरी है, जनजातियों को पढ़ना भी जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो जनजातियों की परिभाषा भारतीय संविधान में आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि दी नहीं गई है। आपको अलग अलग आर्टिकल मिलेंगे, वो आर्टिकलों में पढ़ा गया है कि कैसे 364-25 में क्या बोला गया, फिर 342 में क्या बोला गया, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से परिभाषा जनजातियों की कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मैं पहले स्पष्ट कर दूं। लेकिन परिभाषा तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चलेगा कि इन लोगों को जनजातीय बोला जाता है या इन लोगों को जनजातीय कहा जाता है। क्योंकि पता तो होना चाहिए भैया कि जनजातीय किसे बोला जाता है और जनजातीय किसे कहा जाता है। ऐसे तो किसी को भी जनजातीय बोल देंगे, है ना। तो उनका भी अपने कुछ ना कुछ विशेषताएं तो होना चाहिए। जो विशेषताएं होती है वही परिभाषा बन जाती है। आप सभी को पता है, आप क्योंकि आप मेंस दे रहे हैं सभी लोग, है ना, दिए ही होंगे एक दो तो जनजातियों की परिभाषा पढ़ते हैं। तो जनजातियों की परिभाषा पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे ताकि जनजातीय यहीं से समझ में जाए। दूसरी ये परिभाषा ऐसे उठा के नहीं लाए हो, अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। मजूमदार साहब ने अलग दी है, डीएन साहब ने अलग दी है, तिवारी साहब ने अलग दी है, शर्मा जी ने अलग दी है, या भी बहुत लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। मानव शास्त्र के अनुसार यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ये परिभाषा आपके प्री में तो काम आएगी भैया, साथ में मेंस में काम आएगी। दूसरी बात, मैं ऐसे परिभाषा बना के लाया हूं जो मानव शास्त्र की होगी, आपको नंबर तो दिलाएगी, साथ में ये आपको मेंस में विशेषताएं लिखने में काम आएगी। आप मेंस में अगर विशेषताएं लिखोगे ना जनजातियों की, तो आसानी के साथ लिख सकते। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों को समझने की कोशिश करते। तो जनजाति एक ऐसा मानव समूह होता है, मतलब जनजाति एक ऐसा मानव समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भाषा और संस्कृति की सांस्कृतिक एक रूपता पाई जाती है और एकीकृत सामाजिक संगठन हो और लगभग आत्मनिर्भर आर्थिक जीवन व्यतीत करती है। तो ये पूरी परिभाषा है। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो भाषा है कि एक ऐसा मानव समूह, जनजाति एक ऐसा मानव समूह होता है, मानवों का समूह होना चाहिए भैया। जनजाति किसी बोलेंगे मतलब एक निश्चित क्षेत्र में तो रहे, लेकिन एक मानवों का समूह, हर किसी को थोड़ी नहीं बोलेंगे आप।
कुछ लोग रहते हैं, 2-4 लोग रहते हैं, या 10-15 लोग रहते हैं, 50 लोग रहते हैं, उसे हम जनजाति नहीं कहेंगे। एक मानवों का समूह होना चाहिए, एक निश्चित आंकड़ा होना चाहिए। इसके अलावा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हूँ, पता चले कि वो कुछ कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ लोग वहां पर रहते हैं, कुछ लोग वहां पर रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। आप सभी को पता है, हमारे जनजातीय भाई बहन, है ना, अगर यहाँ पर शेरिया जनजाति निवास करती तो यहाँ पर शेरियाई जनजाति निवास करेगी, और यहाँ पर अगर भील करती तो यहाँ पर भीली करेगी, यहाँ पर अगर कोल करेगी तो कोली करेगी, इस वाले क्षेत्र में गोंड करेगी तो गोंडी निवास करेगी। मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आ सकता है, लेकिन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से ये जनजातियां देखने को मिलेगी। चुटपुट रूप में तो भैया गोंड इस क्षेत्र में मिल सकती है, इस क्षेत्र में मिल सकती है, उस क्षेत्र में मिल सकती है, वो नहीं है। लेकिन मेनली जनजाति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, सभी जनजातियां। दूसरी बात, उनकी एक निश्चित भाषा होती है। जैसे अपनी एक निश्चित भाषा होती है, कोरकू की कोरकू होती है, भील की भीली होती है, गोंड की डोली होती है, या गोंडी होती है। ये सारी कोरकू की कोरकू होती है, या कोल की कोलवी होती है। ये सारी जो भाषाएं होती है वो एक निश्चित भाषाएं होती है। जैसे भील की जो होती है, भील भील की जो होती है वो भीली होगी आपकी, और इनकी बोली कौन सी होती है, वनोटी होती है। जैसे गोंड 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 की आपकी गोंडी होगी, या फिर आपकी गोंडी होगी, या डोली भी बोला जा सकता है। ये सारी भाषाएं होती है। इसके अलावा सांस्कृतिक एक रूपता, इसमें आप सभी को देखा है कि सभी का अपना अपना कल्चर होता है और अलग अलग वस्त्र पहनते, मतलब सांस्कृतिक एक रूपता देखने को आपको मिलेगी। सांस्कृतिक एक रूपता देखने को कैसे मिलेगी कि अगर किसी ने सुहापा पहन रखा है तो सभी सुहापा पहनेंगे। जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हो, ये वाले, इसमें आप लगभग जो जितने भी इसमें ट्राइब मौजूद है वो उन्होंने सभी ने सेम कपड़े पहन सके हैं, या सेम डिजाइन की अपने कॉस्ट्यूम को डिजाइन कर रखा है। तो सांस्कृतिक एक रूपता मतलब देखने में उनकी संस्कृति, और इसके अलावा उनके पर्व त्योहार, भाषा और रीति रिवाज, रहन सहन, ये सभी संस्कृति में आते हैं। तो उसमें भी सभी चीजों में आपको एक रूपता देखने को मिलती है। एकीकृत सामाजिक संगठन होता है। एकीकृत सामाजिक संगठन ऐसे होता है कि भैया इसमें आप देखोगे कि एक पूरा परिवार होता है। एकल परिवार की अवधारणा बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरा परिवार होता है। दादा होगा, इसके पास पापा होगा, फिर बच्चे होंगे, और दादा के भी दादा जिंदा होंगे तो वो भी मौजूद होते हैं, चाचा भी होंगे आपके, और बहुत सारे भाई बहन, मतलब कुल मिला के आपका एक कुटुंब ट्राइब का होगा। और एक सामाजिक संगठन के रूप में एकीकृत सामाजिक संगठन होता है, मतलब एक पूरा परिवारों का आपका समूह होगा, और एक परिवारों का समूह से मिलकर एक पूरा गांव बसा होगा, जिस पूरे गांव में एक ही सामाजिक संगठन होगा। जो कोई पटेल होगा, कोई कोटबार होगा, कोई और कुछ होगा, जो अपने जैसे जो कोटबार होते हैं वो होंगे, या मुकद्दम होंगे, वो सारी चीज जो गांव की देख रेख करते हैं वो आगे पढ़ेंगे, वो सारी चीजें, मतलब एक सामाजिक संगठन होता है। और खास बात यह है कि आत्मनिर्भर आर्थिक जीवन व्यतीत करते हैं। आत्मनिर्भर क्या जीवन, आर्थिक जीवन। जैसे कि आपने देखा होगा जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी जो हल चलते हैं वो जनजातीय क्षेत्र में चलते हैं। जो बेलों का प्रयोग किया जाता है वो भी अब भी जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है। और कंदमूल फलों का प्रयोग, मतलब खुद ही खेती करते हैं, खुद ही उपजाते हैं, और खुद ही लगभग खा लेते हैं। जैसे गाय का दूध हुआ तो खुद ही निकाल लेते हैं, भैंस का दूध हुआ, बकरी पालन हुए, तो सब कहीं ना कहीं वो अपनी आवश्यकताएं खुद ही पूरी कर लेते हैं, इसलिए वो लगभग आर्थिक जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन आधुनिकता की चपेट में जनजातीय भी आती जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टरबेंस जरूर हुआ है, और वो आधुनिकता की तरफ बढ़े। लेकिन आपने देखा होगा कि आपने अंडमान निकोबार की जनजातियां, तो वो तो भैया भाई साहब आधुनिकता की चपेट में आई नहीं। तो अगर वो आधुनिकता की चपेट में नहीं आई तो कहीं ना कहीं वो अपना अभी भी, और बहुत सी जनजातियां उत्तर पूर्वी भारत में देखो वो कहीं ना कहीं, और मध्य प्रदेश में भी बेगाबारी या सेरिया देखो तो वो कहीं ना कहीं अभी भी आत्मनिर्भर जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो ये परिभाषा उठाई थी भाई साहब मैंने मानव शास्त्र के अनुसार। तो आई होप आप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में कि भाई साहब जनजातीय शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई और जनजातीय शब्द आया कैसे, वो सारी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। तो इसकी कहानी सीधी सट और सिंपल सी है जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना जनजातियों की कहानी। तो जनजातियों की जो जनजातीय शब्द की जो उत्पत्ति हुई
उसकी कहानी है भैया। सबसे पहले 1971 की जो जनगणना हुई थी, 1971 की जनगणना 1971 की जो जनगणना हुई थी, उसमें सबसे पहले अनुसूचित जनजाति मतलब आदिम जातियों को अनुसूचित करने का प्रयास किया गया था। मतलब सबसे पहले अनुसूचित अनुसूचित करने का जो प्रयास किया गया था, अनुसूचित करने का जो प्रयास किया गया था, क्या किया गया था? प्रयास किया गया था। वो प्रयास किसने किया था? भाई साहब ब्रिटिश मानव शास्त्री थे। कौन थे? आपके जीएच यार क्या हो रहा है, जीएच टेन साहब, जेएच टेन साहब थे, जिन्होंने सबसे पहले जो आदिम जातियां थी, पहले बोला जाता था आदिम जातियां, तो उन्हें अनुसूचित जाति करने का सबसे पहले प्रयास किया गया था। जो ये प्रयास उनका सामने आता है 1971 की जनगणना। लेकिन फाइनली जो अनुसूचित, ध्यान रखना कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सब इंपॉर्टेंट है। मैं ना तो गहराई में जा रहा हूं ये चीजों को लेके, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा आपसे अनुसूचित जाति शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो क्या करोगे? फिर दोबारा से पढ़ने आओगे क्या? इसलिए पूरा पढ़े, अच्छे से पढ़े, इम्तिहान थोड़ा देर सब्र रख के भी पढ़े, शांति से पढ़े, है ना। तो सबसे पहले जो 1935 का अधिनियम आप सबने सुना होगा, 1935 का अधिनियम आया, अधिनियम 1935 का जो अधिनियम आया, उसमें सबसे पहले कहा गया कि भैया हम जो है, जो अनुसूचित जातियां हैं उन्हें अनुसूचित करने का प्रयास किया गया, जो आदिम जातियां हैं उन्हें अनुसूचित करने का प्रयास किया गया, अनुसूचित किया गया, है ना। आपके दिमाग में और भी सवाल आएंगे, वो मैं बताऊंगा, लेकिन 1935 के अधिनियम से पहले इन्हें अनुसूचित किया गया, लेकिन अनुसूचित किया गया, तो इससे 1935 का अधिनियम नहीं आया था, इससे पहले क्या बोला जाता था? तो इन्हें 1935 से पहले जो बोला जाता था वो आदिम जातियां बोला जाता था, आदिम जातियां, आदिम जातियां बोला जाता था। 1935 से जब अधिनियम नहीं आया था, तो उस समय इन्हें जो बोला जाता था वो आपका बोला जाता था, आपका वो जो बोला जाता था वो बोला जाता आदिम जातियां या दलित, या दलित शब्द से इन्हें संबोधित किया जाता था। लेकिन ये अधिनियम आया और 6 अप्रैल, आपका 6 अप्रैल 1936, 6 अप्रैल 1936 में ये आपका लागू कर दिया गया। और तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर फिर ये 6 अप्रैल 1936 में अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित कर दिया गया था, तो फिर बाद में क्यों अधिनियम लाए गए और बाद में क्यों एक्ट लाए गए, फिर बाद में क्यों मिलता है कि इन्हें अनुसूचित जाति या जनजातियां घोषित कर दिए गए? मैं आपको बता दूं कि ये कुछ राज्यों में था, कुछ राज्यों में उस समय जो फेमस राज्य थे, जैसे पश्चिम बंगाल देख लो, पश्चिम बंगाल देख लो, बिहार देख लो, बिहार देख लो, आपका बिहार देख लो, इसके अलावा असम देख लो, ये कुछ राज्य, और मतलब भारत के कुछ राज्यों की जनजातियों को सबसे पहले क्या किया गया? अनुसूचित किया गया और उन्हें दलित शब्द से मुक्ति दी गई। इसके बाद फिर स्टार्ट होता है आपका कि आगे भी प्रक्रिया चलती रहती है। फिर आपका आता है 1950 का आदेश। जो 1950 का आदेश आता है, इसमें सबसे पहले जो जनजाति थी, जनजातीय जो समूह थे, जनजातीय समूह, सबसे पहले जनजातीय समूह की सूची तैयार की गई आपकी। कब की गई? 1950 का आदेश के अनुसार किया गया और लगभग 212 जनजातियों की सूची तैयार की गई। इन्हें अनुसूचित नहीं किया गया, लेकिन फिर क्या किया गया कि जनगणना की गई कि भाई साहब पता तो चले अपने देश में कितनी जनजातियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1950 में आदेश आया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1950 के आदेश के अनुसार कितनी जातियों की सूची या जनजातियों की सूची तैयार की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, वहां पर ऑप्शन मिलेंगे 212, 213, 214, 215, इस टाइप के मिलने वाले। तो 212 जनजातियों की सूची वहां पर तैयार की गई थी। तो इतना आई होप आप समझ में आया होगा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, है ना। थोड़ी राइटिंग थोड़ी डिस्टरबेंस है, अभी धीरे धीरे करके वो भी सुधर जाएगी। शांति रखे, प्यार बनाए रखे, मोहब्बत बनाए रखे, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि विशिष्ट नाम,
जो दिए गए हैं जनजातियों को। आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदिवासी किसने कहा, या फिर महात्मा गांधी ने जनजातियों को क्या कहा, आदिवासी, पहाड़ी जनजाति, पिछड़े हिंदू या गिरिजन, या गियरसन ने क्या कहा, या फिर भारतीय संविधान में जनजाति को क्या बोला जाता है। इसके अलावा और भी विद्वान जैसे जीएस धुरिये, पंडित सदाशिव धुरिये, उन्होंने जनजातियों को क्या कहा, गिरिजन का, दलित वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का, या पिछड़े हिंदू का। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो ये कुछ नाम है जिन्हें आपको रटना ही होगा, है ना, कसम खा के रट लो इनके नाम। सबसे पहले आदिवासी। तो आदिवासी जो बोला गया, वो बोला गया भाई साहब किसके द्वारा बोला गया, आदिवासी सबसे बोला गया टक्कर बापा। टक्कर बापा, टक्कर बापा जी का नाम बिल्कुल याद रखिए आप। इसके अलावा काका कालेकर, काका कालेकर, टक्कर बापा और काका कालेकर के द्वारा सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे पहले अगर आदिवासी शब्द का किसी ने प्रयोग किया, वो किया टक्कर बापा ने। टक्कर बापा को ही आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों, ध्यान रखना इसे पॉइंट को, आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो वो कहा जाता है टक्कर बापा जी को। इसके अलावा जो टक्कर बापा जी हैं, टक्कर बापा जी के बारे में और जान लेते हैं। टक्कर बापा जी को कहा जाता है आदिवासियों का गांधी। आदिवासियों, आदिवासियों का गांधी, आदिवासियों का गांधी किसे कहा जाता है, टक्कर बापा। अगर गांधी आया है तो जान लेते हैं मध्य प्रदेश में किन किन को और गांधी कहा जाता है। टक्कर बापा को आदिवासियों का गांधी कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर देख लेते हैं गांधी किसे कहा जाता है, टक्कर बापा को आदिवासियों का गांधी कहा जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, भीलों का गांधी भी जान लेते हैं। भीलों का गांधी लगे याद, क्या जान लेते हैं, भीलों का गांधी। तो भीलों का गांधी किसे कहा जाता है, तो मामा बालेश्वर दयाल को। किसे, मामा बालेश्वर, तो मामा बालेश्वर दयाल। आप सभी को पता है कि जो मामा शब्द को संबोधित करने में सबसे ज्यादा जो प्यार जताते हैं या जिन्हें बहुत प्रिय है, वो अपनी भील जनजाति है, प्यारी जनजाति भील जनजाति, जिन्हें मामा शब्द बहुत प्रिय है। इसके अलावा झाबुआ का गांधी, झाबुआ का गांधी, झाबुआ का गांधी, झाबुआ का गांधी आप सभी को पता है कि महेश शर्मा को कहा जाता है। महेश शर्मा, महेश जी को झाबुआ का गांधी कहा जाता है। इसके अलावा मालवा का गांधी, मालवा का गांधी दो लोगों को कहा जाता है, उनके शॉर्ट फॉर्म याद कर लो आप। तो एक तो हो गए गेलोत, गेलोत, एक हो गए आपके, एक तो हो गए आपके कौन हो गए, गेलोत हो गए, और एक हो गए आपके गंगवाल। कौन हो गए भाई साहब, गंगवाल। तो इतनी ये सभी चीजें मैं जो भी दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, मतलब रट लो आप बिल्कुल, है ना। तो ये से मिटा लेता हूं ताकि और चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया, आप सभी को पता है कि आदिवासियों का गांधी किसे कहा जाता है। तो आदिवासियों का जो गांधी कहा जाता है वो टक्कर बापा को कहा जाता है। इसके अलावा अपने जो भीलों का गांधी जो दयाल जी को कहा जाता है ना, बालेश्वर दयाल जी को कहा जाता है। और झाबुआ का गांधी महेश जी को कहा जाता है, महेश शर्मा जी को कहा जाता है। किसका, झाबुआ का गांधी। इसके अलावा मालवा का गांधी आप शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, बाकी फुल फॉर्म आप उनका बताना। शॉर्ट नाम है गेहलोत और गंगवाल। आपको कमेंट करके बताना है कि इनका पूरा नाम क्या है, बाकी मैं तो बता ही दूंगा आपको, है ना। तो आदिवासी हो गए। पहाड़ी जनजाति, तो पहाड़ी जनजाति आप सभी को पता है कि जो पहाड़ी जनजाति कहा है, गिरियरसन ने, गियरसन ने कहा है, गियरसन ने क्या कहा है, पहाड़ी जनजाति। ध्यान रखना गिर इसके नाम में आ रहा है, गिर। गिर का मतलब आप सभी को पता है, गिर का मतलब होता है पहाड़। तो याद करने की मैंने बता दी ट्रिक, इसे बोलते हैं ट्रिक, है ना। इसके अलावा पिछड़े हिंदू, पिछड़े हिंदू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जीएस धुरिये ने कहा, जीएस धुरिये का नाम है गोविंद सदाशिव धुरिये। इनका पूरा नाम भी याद रखना, गोविंद सदाशिव धुरिये।
इनका हो गया पूरा नाम, इनका पूरा नाम क्या हो गया? गोविंद सदाशिव धुरे। इसके अलावा गिरिजन, गिरिजन किसने कहा होगा? गिरिजन या हरिजन? हरिजन। अब तो आप पता चल गया होगा किसने कहा होगा। अरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा इनको? गिरिजन या हरिजन। तो महात्मा गांधी, किसने कहा? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने ये बोला। आप सभी को पता है इन्होंने गिरिजन क्यों कहा? गिरिजन का मतलब होता है, गिरि मतलब होता है पहाड़, और जन मतलब जो लोग, तो मतलब पहाड़ पर रहने वाले लोग, पहाड़ पर रहने वाले लोग क्या होते हैं? इसका मतलब पहाड़ पर रहने वाले लोग या लोगों का समूह। इसके अलावा दलित वर्ग, आप सभी को पता है कि दलित कौन बोलेगा? भाई साहब अंग्रेज बोलेगा, है ना। तो अंग्रेजों ने क्या कहा? दलित वर्ग। अंग्रेजों ने क्या कह दिया? दलित वर्ग, ये अंग्रेजों ने बोला। अनुसूचित जनजाति, आप सभी को पता है अनुसूचित जनजाति किसने कहा होगा? तो ये भारतीय संविधान में उल्लेख है, भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान में इन्हें ये कहा गया। इसके अलावा दास ने इन्हें क्या कहा? दास ने इन्हें कहा, दास जी ने इन्हें कहा विलीन मानव। एक और नाम याद रखें, डॉक्टर दास। विलीन मानव, विलीन मानव, विलीन मानव किसने कहा? विलीन मानव कहा डॉक्टर दास ने, डॉक्टर दास ने। तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी राइटिंग में मेंशन मत करना, दिनों दिन अच्छी सुधारेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन कंटेंट पे ध्यान दो। आप जो भी कंटेंट दे रहा हूं कम से कम नहीं ये तो रट लो भैया। बाकी एमसीक्यू जब करवाऊंगा तो बाकी जो भी बच जाएगा मैं उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें अगर यहाँ भी यही पर मैंने सभी दे दिया ना तो कचरा हो जाएगा, और कचरे में फिर मन नहीं लगता पढ़ने का। तो जो है ना छन्नी से जो छान के दे रहा हूं वो पढ़ लो। आप किताबें पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारा कचरा है, उसमें से निकाल के मैं यहाँ पे दे रहा हूं। मैंने बता दिया कि मैं कहां से चीजें ला रहा हूं, अच्छी चीजें ला रहा हूं, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, यही मोटो है मेरा, और इसी चीज पर चलते हैं हम, है ना। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं जनजातियों का भौगोलिक वितरण या जनजातियों का विस्तार। जब जनजातियों के विस्तार के बारे में बात की जाती है तो दो टाइप से पढ़ेंगे, भौगोलिक आधार और जनगणना के आधार पर। भौगोलिक आधार आप सभी को पता है कि जो जनजातियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती है। जैसे उत्तरी क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र में कौन सी, मध्य दक्षिण क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती है। जनगणना के आधार पर जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके आधार पर देखेंगे। आप जो बोलोगे मार साहब जनगणना के आधार पर देखने की क्या जरूरत है, ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं, लेकिन ध्यान रखना जहां जनजातियां मेंशन है उनका जो वर्णन पूछा जाएगा वो जनगणना के आधार पर भी पूछा जाएगा। इससे अच्छा हम पढ़ लें, एक दो क्वेश्चन आपको 100% देखने में मिलेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले जनगणना के आधार पर, फिर इसके बाद हम देखेंगे किसके आधार पर, भौगोलिक वितरण के आधार पर। तो जनगणना के आधार पर देखते हैं। तो जनगणना के आधार पर सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई साहब जो भारत में जनजातियां पाई जाती हैं वो कितनी जनजातियां पाई जाती हैं और कौन कौन सी जनजातियां हैं, ये सबसे पहले देखते हैं। तो भारत में जो देखेंगे वो देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां पाई जाती हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तो मध्य प्रदेश में जो कितनी टोटल जनजातियां पाई जाती है, 40 पाई जाती है। आप बोलोगे गलत पढ़ा रहे हो मार साहब, ये तो 40 तो है ही नहीं, हमने 43 पढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको 40 भी मिलेगा। 43 का क्या किस्सा है वो मैं आपको बताता हूं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो पाई जाती है आपकी 43, क्योंकि 2003 में 3 जनजातियों को, याद करने की ट्रिक, 2003 में 3 जनजातियों को हटा दिया गया। उनका नाम आप सभी को पता होना चाहिए। एक तो होती है आपकी मीणा, जो मेरा सरनेम भी है। अच्छा होता है यार एसटी में आता, मैं भी पहले एसटी में आता था यार, इसका मतलब है कि मैं जनजाति पढ़ाने का हकदार हूं। मीणा, पारदी, पारदी और कीर, तो ये 3 जनजातियां हैं जिन्हें हटा दिया गया है और हम ओबीसी में आ रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये 3 जनजाति हटाकर वर्तमान में कितनी कर दी गई, 43। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में ये जान लेते हैं कि सबसे बड़ी जनजाति हम जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील है, मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं। इसके बाद गोंड है ना। इसके अलावा आपकी है कोल।
क्या है, कोल। ये 3 क्रम आपको बिल्कुल याद रखना है कम से कम नहीं। और छोटी भी बता दो मार साहब, बिल्कुल आपको छोटी जनजाति बता दी जाएगी, वो होती है कमार, जो पाई जाती है आपकी सीधी में। कब पाई जाती है, सीधी में। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, है ना। आगे भी जानकारी दूंगा, तो इतना मिटा देता हूं। अरे यार पूछना पड़ता है आप सभी लोगों से भैया, हो सकता है आप नाराज हो जाओ, आप ही माई बाप हो अभी तो मेरे लिए, आप ही सब्सक्राइबर बढ़वाओ हुए यार, तो बढ़वाना भैया यार, है ना। मजाक भी कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, दोनों स्थिति है मेरी, तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, मजाक में लेना मजाक में, सीरियस लेना हो तो सीरियस ले लेना, है ना। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर लेते हैं, तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या थी, इससे पहले एक और पॉइंट जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, वो ध्यान रखना अफ्रीका में पाई जाती है, जनजातीय जनसंख्या सबसे ज्यादा अफ्रीका में। इसके अलावा आपकी पाई जाती है फिर भारत में पाई जाती है ना। और भारत में सबसे ज्यादा जो जनजातीय पाई जाती है, वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश का पहले स्थान है, लेकिन ध्यान रखना मध्य प्रदेश के स्थान जनसंख्या के आधार पर है, लेकिन नॉर्मली जनसंख्या और प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश के स्थान पूछा जाए तो ध्यान रखना इसका स्थान है 13वां। अब ठीक है, जनगणना पर आते हैं। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जनगणना है वो है 7/26/809, मतलब 7,24,26,809 है। टोटल जनसंख्या इतनी है, आप सभी को पता है। उसमें से जो मध्य प्रदेश में जनजातीय पाई जाती है, मतलब एसटी की जो जनसंख्या देखें, तो मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या 1,53,16,784। एक बार कंफर्म कर लेना, 1,53,16,784 कुल मिलाकर इतनी जनजातीय जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है ना। और दूसरी बात, ये नॉर्मली हो गई। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में जो टोटल जनजातीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है, मतलब मध्य प्रदेश की जनसंख्या का, मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो है 21.10%। जो आपको देखने को मिलेगा कहीं दो टाइप का मिलेगा आपको, 21.1% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जीरो हटा दिया गया, या 21.9% भी आपको देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज ना हो, ये ऐसा मिलेगा आपको। ये हो गया। इसके अलावा ये देख लेते हैं कि भारत में कितनी पाई जाती है, भारत में भी तो देख लें। तो भारत में जो जनजातीय पाई जाती है वो पाई जाती है 8.6%, है ना। लेकिन ये देखते हैं कि जो भारत की जनजातीय जनसंख्या है उसका मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो भारत की जनजातीय जनसंख्या का मध्य प्रदेश में पाया जाता है 14.69%। ये एमपी में पाया जाता है। एसटी की जनसंख्या है, जो भारत की एसटी पॉपुलेशन है उसका। आप समझ में आया होगा इतना। तो आगे बढ़ते हैं ना, ये स्लाइड मिटा देते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके अलावा हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जनजातियां कहां पर पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो जनजातियां पाई जाती हैं वो आपकी कहां पर पाई जाती है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो आपकी जो सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं वो नॉर्मली देखते हैं तो जो जनजातीय जनगणना के आधार पर देखते हैं, जनगणना के आधार पर देखते हैं, सर्वाधिक देखते हैं। प्लस में लिख दूं सर्वाधिक और न्यूनतम लिखता हूं माइनस में। तो नॉर्मली देखा जाए तो सबसे पहले आपकी पाई जाती है सबसे ज्यादा जो जनजातीय जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है धार में। और धार में पाई जाती है आपकी 12 लाख। कितनी पाई जाती है धार में? 12 लाख। और सबसे कम जो पाई जाती है आपकी भिंड में, और भिंड में पाई जाती है आपकी 6,000 मात्र। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है वो धार में पाई जाती है, और न्यूनतम पाई जाती है भिंड में पाई जाती है, वो 6,000 है। इसके अलावा प्रतिशत के आधार पर देखते हैं तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से पाई जाती है वो अलीराजपुर में, अलीराजपुर, है ना, 89%, लगभग 89%। और सबसे कम पाई जाती है आपकी भिंड में, पाई जाती है 0.6% के समथिंग, 0.4%, सॉरी 0.4% के समथिंग ये आपकी भिंड में पाई जाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि शहरी जनसंख्या कितनी, एसटी की शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या एसटी की तो कितनी है आप सभी को मैं बता दूं कि वो है आपकी 10,40,000 है, जो आपका परसेंटेज के रूप में देखोगे 6.8% है। इसके अलावा हम देखते हैं ये चीज है कि सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या आपकी पाई जाती है वो पाई जाती है भिंड में, ध्यान रखना, और सबसे कम पाई जाती है ढिंडोरी में। तो आप ये बिल्कुल
ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या पाई जाती है भिंड में और सबसे कम पाई जाती है डिंडोरी में। इसके अलावा और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सबसे पहले ध्यान रखना कि जो 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर, वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर जो पाई जाती है मध्य प्रदेश में कितनी पाई जाती है, 25% के समथिंग है। और साक्षरता, जनजातीय साक्षरता देखी जाए तो जनजातीय साक्षरता जो पाई जाती है 50% है, 50%। ध्यान रखना। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो जनजातीय साक्षर है वो ध्यान रखना प्रधान है भैया, प्रधान। ध्यान रखना ये गोंड की उपजाति है, ये भी ध्यान रखना, रट लेना, गोंड की उपजाति है भैया, प्रधान उपजाति है। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, क्या ध्यान रखना कि गोंड की उपजाति प्रधान सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। अगर एग्जैक्ट याद रखना है तो ये 50.6% है, वो ये 25.2% के समथिंग है। बाकी एग्जैक्ट याद रखने से कोई मतलब नहीं, इतना भी रख लोगे तो भी अपना काम चल जाएगा। तो ये हमने देख लिया, जो हमने देखा है वर्तमान में वो ये देखा है कि भैया ये जनगणना के आधार पर देख लिया, ठीक है, जनगणना के आधार पर देख लिया हमारे साथ। अब आगे ये बता दो तुम कि भौगोलिक आधार पर कब बताओगे। बिल्कुल आपका जो सफर, जो मेन मुद्दा है वो शुरुआत होती है। अब ये भौगोलिक आधार पर है, ये आप टीके टपके देख रहे हो, ये टीके टपके, ये इस टाइप के टीके टपके, ये सभी जगह टीके टपके चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी जनजाति को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जनजातियों को बता रहे हैं। तो थोड़ी बहुत जान लेते हैं, पहले स्लाइड में पढ़ लेते हैं, फिर टेंशन मत करो मेरे दोस्तों, फिर मैं बाकायदा हाथ से मैप बनाएंगे और उसमें आपको बताऊंगा। कुल मिला के भाई साहब एक चीज बता दूं कि आप एंड रिटर्न जो नोट्स होते हैं, खुद के जो नोट्स होते हैं वो बना लो, ताकि आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो वो छप जाते, फोटोजेनिक मेमोरी होती। आपने देखा होगा कि कोई चीज आपने लिख रखी है किसी पर्रे में या पन्ने में, जो चिट बना के ले जाते हैं, और मतलब या फिर आपने शॉर्टकट के रिवाइज के लिए रख रखी हो कोई चीज प्री के लिए या मेंस के लिए, आप उसे बार बार रिवाइज करते हो, बार बार रिवाइज करते हो, तो वो पूरा का पूरा पेज आपके दिमाग में छप जाता है। इससे ही बोलते हैं फोटोजेनिक मेमोरी। इसके पैसे अलग से लगेंगे, अरे यार अलग से जानकारी दे रहा हूं मैं, है ना। तो फोटोजेनिक मेमोरी बनती है, तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो बना लें, ताकि आप जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा ग्रो अप करें और जल्दी से जल्दी पोस्ट लें और डीसी मिसी बनकर देश का भविष्य देखें। बाकी देश का भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसे आप बचा सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है बिल पाई जाती है लगभग 59 लाख यहाँ पर पाई जाती है ना, प्रतिशत के आधार पर 39% पाई जाते हैं। ये कौन कौन से जिले? धार, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, रतलाम, खंडवा, इंदौर, बुरहानपुर, देवास, गुना, नीमच, और ये बहुत सारे जिले हैं, है ना। इसके अलावा गोंड, ये रटना है भैया, ये टेबल से अच्छे से देख लेना। मैं भले जल्दी से पढ़ा दूं, लेकिन आप टेबल को अच्छे से देख लेना। बाद में तो आप सोचोगे मार साहब आपने बोला है कि बाद में मैं मैप बना के पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, टेंशन मत, है ना। ये लगभग 50, ये इतनी 50 लाख के समथिंग पाई जाती है, मतलब 33% है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है मुक्ता, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, अनूपपुर, उमरिया, भोपाल, और ये सारे जिले। टेंशन मत करो, एग्जैक्ट जो लोकेशन हो सकती है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये पढ़ लेना। कोल जनजाति पाई जाती है, आप सभी को पता है, ये 11 लाख के समथिंग, मतलब 7%। रीवा, सतना, सीधी, कटनी, शहडोल, उमरिया, ये देख लो। इसके अलावा कोरकू पाई जाती है आपकी 4% के समथिंग, बैतूल, खंडवा, खरगोन, और ये बुरहानपुर, होशंगाबाद हो गया। सेरिया जनजाति पाई जाती है 4%, शिवपुरी, मतलब उत्तरी भारत में, मतलब सॉरी उत्तरी भारत बोल रहा हूँ, उत्तरी मध्य प्रदेश में मुक्ता पाई जाती है, ये जिले देख लेना। बेगा जनजाति पाई जाती है, ये शहडोल, उमरिया, बालाघाट, डिंडोरी, ये सब चीजें पाई जाती है। इन्हें मैप में लिखेंगे, मैप में पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैं रटा दूंगा, टेंशन मत लो, रटा दूंगा मैं तो। आप बस डटे रहे, वीडियो देखते रहे, है ना, स्किप मत करो यार। भारिया जनजाति है छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, शहडोल, उमरिया, इन सारे जिलों में पाई जाती है। सोर जनजाति, ये ध्यान रखना, ये सागर के आसपास, छतरपुर जिलों में, दमोह वगैरह जिलों में ये पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है प्रधान, जो प्रधान जनजाति है वो आपकी पाई जाती है सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बैतूल, डिंडोरी, ये सारी चीजें पाई जाती है ना। मवासी जनजाति, ये मवासी छिंदवाड़ा, सतना, होशंगाबाद, भोपाल में पाई जाती है। पनिका जनजाति, है ना, तो ये सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, ये भाई साहब जो आप इमेज देख रही है ना, वो मेरी नहीं है, मैंने नहीं बनाई, वो इमेज है हिंदी ग्रंथ एकेडमी बुक की। मैंने बोला है कि मैं यहाँ पे ऑथेंटिक बुक की सोर्स ला के दूंगा, ये जो है ना रट लेना,
खेरवार आप देख सकते हो, छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, ये विदिशा, सागर, रायसेन। माझी जनजाति देख सकते हो, ग्वालियर, रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना में। पाव जनजाति पाई जाती शहडोल, अनूपपुर में। अगरिया जनजाति ये सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल। उराव जनजाति पाई जाती भोपाल और अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर में। कवार जनजाति पाई जाती शहडोल, अनूपपुर और खंडवा में, ये जनजातियां पाई जाती है ना। और बिंजबार जो पाई जाती बालाघाट और सिवनी में। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां नहीं पाई जाती है। क्या नागा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? आप तो बोलोगे कि मार साहब हमने तो जनजाति पढ़ ली मध्य प्रदेश की, तो नागा जनजाति तो नहीं पाई जाती। ये आंसर गलत है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा आपका क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति का प्रतिशत कितना है, या भीलों की जो जनजातीय जनसंख्या वो कितनी है, या भील कौन से मध्य प्रदेश के कौन से रीजन में पाए जाते हैं, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, है ना। या गोंड मध्य प्रदेश के किस जिले में मुक्ता पाए जाते हैं, या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे, मजाक वाली बात नहीं है ना। सीरियस लेना मेरे दोस्तों, भाई साहब वो सीरियस लेना, है ना। ये देखते, तो भाई साहब ये हो गया। अब आप बताओ मार साहब, आपने वादा किया था कि आप लिख के मैप में पढ़ाओगे और अच्छे से पढ़ाओगे, है ना। तो मैप में पढ़ते हैं, है ना। मैं वादा बिल्कुल निभाऊंगा, साथ में आप भी वादा निभाना। यार ध्यान रखना, यार नया नया चैनल है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। सब्सक्राइब के साथ लाइक भी कर दें, और एक दो दोस्तों को अगर ज्यादा वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर भी कर दें, है ना। आपसे उम्मीद यही कर सकता हूं कि आप अगर कंटिन्यू सीरीज चलाना चाहते तो थोड़ा सहयोग करें यार, है ना। तो मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, ताकि मुझे फायदा ये हो जाए कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा यार पढ़ाने के लिए। आप सब समझते हो यार, जानते हो, बाकी सब समझदार हो, है ना। क्या बताऊं मैं आपको, है ना। आप सब जानकार हो। तो जानकार तो जानकार लोगों, हम क्या पढ़ते हैं कि भौगोलिक वितरण। तो भौगोलिक वितरण पढ़ेंगे जनजातियों का, भौगोलिक वितरण। तो जनजातियों का हम पढ़ रहे हैं क्या, भौगोलिक वितरण। तो भौगोलिक वितरण में सबसे पहले बनाते हैं मध्य प्रदेश का मैप। तो मैप से पहले हम पढ़ेंगे ये चीजें, मैं आपको बता दूं कि भौगोलिक वितरण में हम पढ़ेंगे 3 पोर्शन, है ना। एक तो पढ़ेंगे हम, ध्यान रखना, एक तो मैं जिलों के आधार पर बताऊंगा कौन से जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है। एक ये पूछेंगे कि मध्य भारत क्षेत्र में या बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मालवा क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, सतपुड़ा क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, विंध्य रीजन में कौन सी जनजाति पाई जाती है, या बघेलखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है। या आपसे पूछा जाएगा कि छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बाकी ऑप्शन रहेंगे, छिंदवाड़ा रहेगा, फिर ऊपर के ऑप्शन दे देंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो इनसे ना। तो 3 मुक्ता मध्य प्रदेश की जो जनजाति है 3 भागों में बांटा है। वो भाई साहब मैंने नहीं बांटा है, ये बांटा है तिवारी भाई साहब ने, तिवारी एंड शर्मा भाई साहब ने। इन्होंने जनजातियों का क्या किया है, इन्होंने जनजातियों को किया था सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक अध्ययन। इसके बाद बांटा है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं बांट दिया इन्होंने हवा में कि ऐसे ऐसे पाई जाती है ना। इन्होंने अध्ययन किया। तो आपका एक हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र दिख तो रहा है ना, पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा आपका। एक तो हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, अरे यार आपका हो जाएगा एक तो पश्चिमी क्षेत्र, आपका एक तो हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। यार थोड़ा सा थोड़ी माफी चाहता हूँ क्योंकि टेक्निकल इशू हो गया। मैं नया हूँ और मुझे पता नहीं चलता कि टेक्निकल इशू भी हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम फिर कंप्लीट करते हैं। थोड़ी सी दिक्कत के लिए माफी चाहूंगा। तो आप मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे थे भौगोलिक वितरण, ये शर्मा तिवारी, इन्होंने ऐसे ही नहीं किया, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किया। इसके बाद बताया कि भैया इन क्षेत्र में ये जनजातियां निवास करती है ना। तो पश्चिमी क्षेत्र बताया इन्होंने, फिर बताया इन्होंने दक्षिणी क्षेत्र, है ना, दक्षिणी क्षेत्र बताया। इसके अलावा इन्होंने बताया पूर्वी क्षेत्र, कौन सा बताया, पूर्वी क्षेत्र, है ना। लेकिन आप सभी दिमागदार हैं और आप सभी को कुछ ना कुछ और अलग मिलेगा, है ना। तो मैं बता दूं कि ये कहीं पे आपको मिलेगा मध्य दक्षिणी क्षेत्र, और ये कहीं मिलेगा आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो घबराना नहीं, दोनों एक ही बात होती है ना। दक्षिणी आएगा या मध्य दक्षिणी क्षेत्र मिलेगा, या
पूर्वी आएगा या उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपको मिलेगा, लगभग वही होती है ना। इसके अलावा आपके इस क्षेत्र में जो जनजातीय जनसंख्या है वो 36%, इसमें 13%, सॉरी 23%, और इसमें आपकी पाई जाती है 14%। ये परसेंटेज जरूर आप याद रख लेना। ये याद रखो या मत रखो कि इसमें 8 जिले पाए जाते हैं, इसमें 7 जिले आते हैं लगभग, और इसमें 6 जिले लगभग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जरूरी नहीं है ना। इसके अलावा इस पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजातीय प्रधान है, तो ध्यान रखना इस पश्चिमी क्षेत्र में जो जनजाति प्रधान है वो भील एवं भिलाला है। कौन सी है? भील एवं भिलाला। और ध्यान रखना जो दक्षिणी क्षेत्र है इसमें गोंड जनजाति, मध्य दक्षिणी क्षेत्र में गोंड जनजाति प्रधान है। कोरकू जनजाति भी यहाँ को आपको मिल जाएगी, कोरकू हुआ है ना, मुक्ता ये जनजाति पाई जाती है। इस क्षेत्र में कौन सी? ये इसमें पाई जाती है आपकी कोल जनजाति। तो आपको इतना चीजें समझ में आई होगी। ये चीजें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका मैं इतना मिटा दूं ऊपर वाला, है ना। तो ये मैं एक लाइन ले लेता हूँ, सॉरी यार, ये लाइन ले लेता हूं, है ना। इसके अलावा हम बनाते हैं मध्य प्रदेश का मैप। तो मध्य प्रदेश का जो मैप बनेगा वो ये देख लो भाई, ये देख लो आप, मध्य प्रदेश का जो मैप बनेगा, ध्यान रखना ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश का बन गया आपको मैप, है। क्या सोच रहे थे नहीं बनेगा? अरे बना दिया भैया, देखो ये बना मध्य प्रदेश का मैप, है ना। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये होता है इनके अनुसार, इन्होंने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। आपको 4 भी रीजन मिलेंगे, वो उत्तरी क्षेत्र काउंट नहीं करते, उत्तरी क्षेत्र को हम पेटी के रूप में काउंट करेंगे, तो वो आगे पढ़ाऊंगा मैं कैसे काउंट करेंगे ना। तो इस क्षेत्र में जो जनजातियां पाई जाती है, ये हो गया आपका पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो गया? ये आपका, ये हो गया आपका पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, है ना। ये आपका हो गया कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। शांति बनाए रखें, बिल्कुल हल्ला गुल्ला ना करें, तो प्रसाद सबको मिलेगा, है ना। तो इस क्षेत्र में जो पाई जाती है, ये क्षेत्र हो गया आपका पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, है ना। ये क्षेत्र आपका हो गया, ये हो गया मध्य एवं दक्षिणी क्षेत्र, मध्य एवं दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, है ना। तो इसमें कौन सी? और आपको लग रहा होगा कि मान साहब एक और बता ही दो यार। एक होता है आपका उत्तरी क्षेत्र, है ना। आपकी किसी बुक में कोई दिक्कत नहीं कितने कितने बांटा है, लेकिन ये उत्तरी क्षेत्र भी काउंट होता है। सबसे पहले ये जान लेते, आपको मैंने बता दिया कि इस क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है वो भील एवं भिलाला पाई जाती है, ये लिखा हुआ है, मैंने अभी लिखा। इसमें जनजाति पाई जाती है मुक्ता गोंड पाई जाती है, कोरकू पाई जाती है, वो सारी चीजें। इसमें कोल पाई जाती है, जो मुक्ता जनजाति पाई जाती है, मुक्ता जो पूछा जाएगा, है ना। तो इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है वो सेरिया जनजातियां पाई जाती है ना। आपके अलावा मैं इस क्षेत्र के जो जिले हैं वो आपको मैं बता देता हूं, जो जिले हैं, यार क्या हो गया, ये पूरा ही मिटाना पड़ेगा। जो जिले हैं वो जिलों के बारे में मैं बता देता हूं कि ये कौन कौन से जिलों में आता है ना। तो आपका जो क्षेत्र है मैं आपको बता दूं, लगभग जो क्षेत्र है वो आपका मध्य प्रदेश का ये 3 वाले क्षेत्र हो गए अपने, है ना। ये क्षेत्र हो गए, ये वाला क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र है, ये है ना, ये वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो जिले पाए जाते हैं वो वहां पर पाया जाता है। रतलाम आएगा आपका, रतलाम आएगा, झाबुआ आएगा आपका, झाबुआ आएगा, है ना। अलीराजपुर आएगा, शॉर्ट में लिख दूं यार मैं, अलीराजपुर आएगा। धार आएगा आपका, है ना। ये बड़वानी आएगा, खरगोन आएगा आपका, खंडवा आएगा आपका, और ये आएगा बुरहानपुर। हो गए ना 8। अरे मुझे तो रटे, क्या आपको रटे? अरे कुछ जिले में भूल जाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर आएगा हरदा, यहाँ पर आएगा आपका बैतूल, यहाँ पर आएगा छिंदवाड़ा, ध्यान रखना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर आएगा पांडुराना, है ना। यहाँ पर आएगा सिवनी, है ना। यहाँ पर आएगी बालाघाट, यहाँ पर आएगा मंडला, है ना। ये सारे जिले, और डिंडोरी भी ले लो, यहाँ पर डिंडोरी इधर आता है, सॉरी इधर लिख रहा हूँ डिंडोरी। तो ये जिले इस वाले क्षेत्र में आएंगे लगभग, है ना। पूर्वी क्षेत्र में आएंगे आपके सीधी आएगा आपका, है ना। पूर्वी क्षेत्र में आपका आएगा सीधी आएगा आपका, सिंगरौली आएगा, सिंगरौली, है ना। सिंगरौली आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर शहडोल आएगा आपका, शहडोल आएगा। यहाँ पर आएगी आपकी कटनी आएगी, उमरिया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा अनूपपुर। तो ये लगभग ये वाले जिले इन क्षेत्रों में आते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, ये जिले यहाँ पर आते हैं, आपको मैप पता होगा, है ना। इसके अलावा हम जानते हैं कि मार साहब आप बोल रहे हैं कि जो 4
पेटिया है वो और पढ़ा दो। इसके अलावा हम जानेंगे कि कौन सी जनजातियां किस जिले में मुख्यतः पाई जाएंगे ना। तो 4 बेल्ट जो पाई जाती है, 4 बेल्ट जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये देख लो, ये है प्यारा मध्य प्रदेश, हम सबका प्यारा ये है मध्य प्रदेश, है ना। तो 4 बेल्ट कौन कौन से हैं? तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मालवा बेल्ट। आपका कौन सा बेल्ट हो जाएगा? मालवा बेल्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बघेलखंड वाला बेल्ट, बघेलखंड वाला बेल्ट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मध्य भारत वाला बेल्ट, मध्य भारत वाला बेल्ट, है ना। और ये आपका ये वाला जो बेल्ट है वो आपका नर्मदा, ये नर्मदा नदी है, इसके ऊपर वाला विंध्याचल वाला बेल्ट हो जाएगा, विंध्याचल। और नीचे वाला आपका हो जाएगा सतपुड़ा वाला बेल्ट, सतपुड़ा वाला बेल्ट। तो 1 बेल्ट, 2 बेल्ट, 3 बेल्ट और ये होगा 4 बेल्ट। तो आप सभी को ये पता है, ये बेल्ट, ये ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि सतपुड़ा क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, विंध्य क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती है ना। ये वाला विंध्य क्षेत्र भी ले लो आप, विंध्य क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती है, बघेलखंड क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती है। ऑप्शन देंगे और पूछा जाएगा आपसे निम्न में से कौन सी जनजातियां इस क्षेत्र में निवास नहीं करती। तो मजाक में ना लेते हुए मैंने सारी चीजें आपके सामने ओपन कर दी। तो अब मेनली चीजें जो जनजातियां पाई जाती हैं उन जनजातियों के बारे में हम अच्छे से मध्य प्रदेश में ऐड करते हैं और उन जनजातियों को जानते हैं ना। अब इस बार बनाएंगे मध्य प्रदेश का बड़ा डायग्राम। ये देखो, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, ये है आपका मध्य प्रदेश। क्या है? ये आपका मध्य प्रदेश, है ना। तो ये थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर, है ना। तो हम जानेंगे कौन सी जनजातियां किस जिले में पाई जाती है। मैंने सब चीजें बता दी आपको, तो अब ये बताएंगे कौन सी जनजातियां किस जिले में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। लगातार एक ही कलर पे जा रहे हैं, तो इसमें ये कलर ले लेते हैं, इसमें ये वाला ले लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में जो पाई जाती है वो पाई जाएगी आपकी भील जनजाति। भील एवं भिलाला प्रधान है, आप सभी को पता है, भिलाला प्रधान है ना। यहाँ पर ये राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है। कहां से? राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी? यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बंजारा भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा इस वाले इलाके में आपको यहाँ पर जो मिलेगी, ये बैतूल होता है, तो बैतूल में आपको मिलेगी कोरकू जनजाति, कोरकू, है ना। कुछ जिले लिख लेते हैं, यहाँ पर झाबुआ हुआ, झाबुआ, अलीराजपुर, है ना। बाकी आप समझ जाओगे किस क्षेत्र में, है ना। यहाँ पर बैतूल हुआ, बैतूल में ये जनजातियां मिलती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जनजाति है वो पहले जान लेते हैं ना। इसके अलावा इस वाले क्षेत्र में मिलती है कौन सी? जो हलवा जनजाति है, हलवा जनजाति कौन सी मिलती है? बालाघाट क्षेत्र में, है ना। आप सभी को पता है बालाघाट में कौन सी जनजाति मिलती है, तो ये हो गया बालाघाट में वो मिलती गई। इसके अलावा इस वाले क्षेत्र में, सीधी सिंगरौली वाले क्षेत्र में आपको मिलेगी कौन सी जनजाति? कोल जनजाति मिलेगी, है ना। कोर के अलावा उराव मिलेगी आपको, है ना। ये सारी जनजाति यहाँ पर मिलेगी। उत्तरी वाले इस वाले क्षेत्र में मुख्यतः जो जनजाति पाई जाती है वो यहाँ पर एक ही जनजाति पाई जाती है, शेरिया जनजाति पाई जाती है। आपकी यहाँ की जो वाला पन्ना छतरपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मिलेगी खेरवार जनजाति, है ना। ये पन्ना छतरपुर वाले क्षेत्र में खेरवार जनजाति होगी आपकी, ये पन्ना छतरपुर वाले क्षेत्र में, पन्ना छतरपुर वाले क्षेत्र में ये वाली जनजाति हो गई। ये आपकी सीधी सिंगरौली वाले क्षेत्र में हो गई, सीधी एवं सिंगरौली वाले क्षेत्र में आपकी ये जनजाति हो गई। इसके अलावा ये बालाघाट में हो गई, ये लिख ही दिया मैंने, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो भोपाल पाया जाता है, भोपाल के आसपास जो जनजाति पाई जाती है, भोपाल और रायसेन के अलावा यहाँ पाई जाती है पारधी जनजाति पाई जाती है, पारधी। और यही आपको इस कटनी के आसपास आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेगी सोर जनजाति यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में जो नीचे वाला क्षेत्र को आपको बोलते हैं, ऊपर वाले क्षेत्र को विंध्याचल बोलते हैं और इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं सतपुड़ा। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है वो आपकी जनजाति हो गई कौन सी? गोंड जनजाति।
कम से कम नहीं, इतनी जनजातियां तो आपको याद होना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन के साथ, क्योंकि मुझे भी पता है कितनी जनजाति आपके सामने। इसके अलावा और जनजाति जाते हैं कोंदवार, इसी की जनजाति उपजाति खेरवाड़ की जनजाति होती है कोंदवार, कोंदार सॉरी, कोंदवार यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बिंजावर, बिंजावर जो बालाघाट इस वाले इलाके में पाई जाती है, कौन सी, बिंजावर, बिंजावर पाई जाती है। इसके अलावा और भी जनजाति देते हैं, तो सोर ये हो गई अपनी सागर कटनी वाले इलाके में सोर जनजाति पाई जाती है, सोर जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, सागर कटनी वाले इलाके में सोर जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा आपकी हो सकती है बंदोरिया, यहाँ पचमढ़ी में बंदोरिया, बंदोरिया यहाँ पर बंदोरिया, पचमढ़ी कहां पर है, पचमढ़ी में पाई जाती है, पचमढ़ी में पाई जाती है। पचमढ़ी आपका कहां है, होशंगाबाद में। इसके अलावा आपकी भरेवा, जो भरेवा जो जनजाति है वो बैतूल में बेसिकली कोरगू की उपजाति है या बिंजवाड़ी की उपजाति है। ये कौन सी, भरेवा, भरेवा जनजाति यहाँ पर निवास करती। तो कम से कम नहीं, इतनी जनजातियों को आपका भौगोलिक वितरण आपको आना चाहिए और ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा और भी जनजातियां हो सकती हैं, उनके बारे में जैसे उराव हुआ, पनिका हुई, पनिका भी यहाँ पाई जाती है इस वाले इलाके में, पनिका हुई, ये जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो ये आपको जनजातियां समझ में आई होंगी इतनी, ये भी हो गया अपना भौगोलिक वितरण में इतनी जनजाति। इसके अलावा 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ मंडला है ना, तो मंडला में जो जनजाति वो मैं लास्ट में बताने, यहाँ पर बेगा पाई जाती है ना। इसके अलावा यहाँ जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में आपकी पाई जाती है, वो पाई जाती है भारिया, नहीं दिख रहा है, हाँ भारिया पाई जाती है, दिख रहा होगा यार, भारिया पाई जाती है। तो विशेष पिछड़ी 3 जनजातियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये सारी जनजातियां, और इसके अलावा जो भी जनजाति होगी वो आप जो टेबल है उसमें से देखकर ऐड कर ले, है ना। बाकी जो महत्वपूर्ण जनजाति है जो मैंने बता दी आपको, है ना। तो 3 विशेष पिछड़ी जनजाति, 3 विशेष जो पिछड़ी जनजाति हो सकती है, 3 विशेष पिछड़ी जनजाति, पिछड़ी जनजाति जो एसटी में आती है वो पिछड़ी जनजाति, 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है जो भारत की 75 जनजाति, जो 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में ध्यान रखना जो डेबर कमीशन के रिकमेंडेशन से बनाए गए, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितनी पाई जाती है, 3 जनजातियां पाई जाती है। वो जनजातियां कौन कौन सी है, बेगा, भारिया और आपकी सेरिया, ये 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इनकी लोकेशन आप सभी जानते हो, ये मध्य प्रदेश बना लो तो आपको समझ में आएगा इनका। ये सेरिया यहाँ पर पाई जाएगी आपकी, सेरिया, बेगा यहाँ पर पाई जाएगी। ये बेगा विकास प्राधिकरण वाला क्वेश्चन आया था, इस टाइप से आते हैं आपके। इसके अलावा बेगा, भारिया, ये भारिया आपकी यहाँ पर पाई जाएगी, भारिया, है ना। तो ध्यान रखना, पातालकोट, छिंदवाड़ा, पातालकोट, पातालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ये बेगा, बेगाचक, बेगाचक मंडला, और ये श्योपुर मोरेना, श्योपुर, श्योपुर मोरेना, शिवपुरी और मतलब उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका आधार क्या है कि आप इतना और बता दो सर कि आधार क्या माना जाता है विशेष पिछड़ी जनजातियों को। अगर क्वेश्चन आ गया कि किन आधारों पर विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित नहीं की जा सकती हैं, तो इसके मुख्यतः 3 आधार हैं। 3 आधार अगर हैं तो 3 आधार और बता दो, है ना। एक तो आपका होता है खेती, खेती, खेती कैसी, जो पुरातन पद्धति पर आधारित हो, पुरातन पद्धति, पुरातन पद्धति कैसे कि आप सभी को पता है कि जो बेगा जनजाति है, तो जो बेगा स्थानांतरित खेती करती है, उसमें जंगलों को जो जंगल होते हैं उन्हें जलाकर उसकी मिट्टी को वहीं पर डालकर, और उसके बाद बारिश होती है, उसके जो बारिश होने के बाद वो गेहूं वगैरह डाल देते हैं और जो भी उगता है उसे खा लेते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो अगर हल चला दिया तो ये कहीं ना कहीं धरती माँ को नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। तो इस टाइप से वो अपनी खेती करती है। तो खेती की पुरातन पद्धति वही वाली, है ना। दूसरी बात, शिक्षा का निम्नतर स्तर, शिक्षा का कैसा, शिक्षा का निम्नतर स्तर, निम्नतर स्तर। दूसरी तीसरी चीज जो आपकी हो सकती है वो इनकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या, जनसंख्या वो क्या होनी चाहिए, स्थिर हो, स्थिर हो या फिर हो उनकी घटती जनसंख्या, स्थिर या
घटती जनसंख्या हो, ये सारे पहलू अगर कोई जनजाति अनुसूचित जनजाति ये सारे आधारों को अगर फॉलो कर रही है तो वो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। भारत में टोटल 75 है जो डेबर कमीशन के रिकमेंडेशन से बनाई गई थी, मध्य प्रदेश में 3 है, ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें हो गई, मैंने लगभग आप सभी को सभी चीजें बता दी। इसके अलावा एक झलक संवैधानिक प्रावधानों की देख लो ताकि वो अपने काम आ सके, है ना। ये संवैधानिक प्रावधान पढ़ाऊंगा और अच्छे से लाऊंगा डिजाइन करके, लेकिन एक झलक देख लो। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15(4) में, 16 में, 16(4) में ये सारी चीजें कि किस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, कौन कौन से आधार है, फंडामेंटल राइट में कितने हो सकते हैं, डीपीएसपी में कितने हो सकते हैं, इसके अलावा विधानसभा में कितने हो सकते हैं, और पंचायती राज में, नगरीय निकाय में क्या क्या आरक्षण हो सकते हैं। 5वीं और 6वीं अनुसूची में कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा ये 5वीं 6वीं अनुसूची हो गई, विधानसभा हो गई, लोकसभा हो गई, इसके अलावा ये सारे आर्टिकल और जो भी आर्टिकल हो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे कवर अप करवाऊंगा। बिल्कुल आप डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही शांति से पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए आज नहीं पढ़ते हैं, बाकी जो संवैधानिक प्रावधान है वो आपसे कल डिस्कस करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इससे जाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन कर लूं कि वीडियो को कमेंट करें अच्छी लगे और सुझाव दें कि किस टाइप से और पढ़ाया जा सकता है बेहतर तरीके से। बेहतर तरीका क्या हो सकता है पढ़ाने का, क्योंकि कोई भी टीचर हुआ या कोई भी इंसान हुआ उसकी सक्सेस के पीछे लोग ही होते, तो आप लोग ही मेरी सक्सेस के पीछे खड़े होंगे एक दिन और आप सभी का मैं ही नाम लूंगा। तो मेरा निवेदन आप सभी से है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये चैनल अच्छे से ग्रो अप कर पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं ये सीरीज कंटिन्यू रख सकूं। और मैं दिन दिन मैं आपसे बोला है, वादा किया है कि मैं यहाँ पे अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। आपने कंटेंट देखा होगा और कंटेंट से कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आया होगा कि कंटेंट में भाई साहब दम तो है ना। इसके अलावा एमसीक्यू में जो भी छूट जाएगा, यहाँ पर जो भी छूट जाएगा वो एमसीक्यू के माध्यम से आपसे कवर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करना ना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू।